ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार। और नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज के सेशन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम जो है रिफाइनरी सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम आईटी सेक्टर को भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त करंट सिनेरियो में इन दोनों सेक्टर में क्या चल रहा है, और जो है क्या मामलात हैं, और किस तरह से जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो किसी मामलात में वो कहीं पे स्टक हुए हुए हैं, तो क्या करना चाहिए उनको, और किस तरह से जो है वो इन सारी चीज़ों के साथ जो है वो निकल सकते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और जो है हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। मैं हम आज के मेहमान का तारुफ करवाती जाऊँ। नशित मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और वो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में। तो आइए उनसे हम डिस्कस करते हैं और उनसे जो है बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और सर, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी वो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है आईटी सेक्टर के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताएं कि रिफाइनरी सेक्टर में ये बताएं कि पीआरएल का क्या स्टेटस है, और पीआरएल के अंदर जो है जो चाइनीज कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी, या कोई राइट शेयर इशू होने का जो सुना है, तो अगर राइट शेयर आते हैं तो कितने रुपए से आएगा? सुना है 15 रुपए का से जो है वो इशू होंगे। तो इस वक्त जैसे कि 27-28 रुपए में मार्केट में घूम रहा है, तो क्या इसका रेट जो है इससे नीचे आएगा, या फिर जो है जो राइट शेयर है वो इससे ऊपर अनाउंस होगा? पहले आप थोड़ा सा जो है इसको जो है पीआरएल को जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर दें फंडामेंटली कि ये कितना रिलायबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। जी, पीआरएल अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक कंपनी है, एक पुरानी रिफाइनरी है जो कि अब पीएसओ ने एक्वायर कर ली है। पीएसओ जो स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी है सबसे बड़ी, उसका 60+% और तक ऑलमोस्ट 62% के अराउंड शेयर है पीआरएल के अंदर। पीआरएल के कुछ इश्यूज़ हैं डेफ़िनेटली, और उसी को ओवरकम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। पीआरएल में इश्यूज़ एक्चुअली यही है कि एक तो पीआरएल की कैपेसिटी कम है कंपेयर टू अदर लिस्टेड रिफाइनरीज़, और अनलिस्टेड भी इवन रिफाइनरी से अगर हम कंपेयर करें तो। उसके अलावा पीआरएल का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये थोड़ी-सी रिलेटिवली कम यूटिलाइज़ेशन पे ऑपरेट करता है और कर रहा है इस टाइम पे। उसकी वजह यही है कि ये फर्नेस ऑयल एक अच्छे रेशियो में प्रोड्यूस करता है, एक हाई रेशियो में प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइम पे फर्नेस ऑयल डिमांड में नहीं है हमारी इकोनॉमी में। फर्नेस ऑयल पावर जनरेशन के लिए भी अब इतना नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब से अ, गैस का ऑप्शन आया है और जब से लोकल कोल डिस्कवर हुआ है और कोल के ऑप्शंस आए हैं, फिर उसके बाद हाइडल वगैरह के नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं, यानी कि पानी के, और उसके अलावा न्यूक्लियर के भी पावर प्लांट्स आए हैं कुछ नए। तो उसकी वजह से जो फर्नेस ऑयल वो एक टाइम पे काफ़ी डिमांड में होता था, अब उसको गैस और इन सारे फ्यूल सोर्सेज ने रिप्लेस कर दिया है। तो इसकी वजह से पीआरएल एक्सपेंशन की तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है और उसके अलावा वो अपग्रेड्स वगैरह भी करना चाह रहा है कि जिससे वो फर्नेस ऑयल जैसा प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस करे, जो कि फर्नेस ऑयल जो कि यूज़फुल नहीं है, और उसके बजाय डीज़ल और मोटर गैसोलीन जो कि गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलता है, और जेट फ्यूल, इस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करे। तो उसके लिए पीआरएल को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अप टू अप टू $1 बिलियन तक की रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद एस्टिमेशन लगा लें कि $1 बिलियन का मतलब है कि 280 बिलियन पाकिस्तानी रुपए अराउंड, 280 अरब पाकिस्तानी रुपए। तो जाहिर है कि उसे एक्सपेंशन के लिए और अपग्रेड्स वगैरह के लिए एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है।
तो यही सारी चीज़ें फिर फुलफ़िल करने के लिए वो इन्वेस्टर्स भी ढूँढ रहा है कि कोई चाइनीज़ इन्वेस्टर मिल जाए, कोई सऊदी अरब से कोई इन्वेस्टर मिल जाए। क्योंकि बेसिकली जब हम बात करते हैं कि सऊदीज़ आ रहे हैं और वो हमारे रिफ़ाइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे या किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं हवा में ज़ाहिर नहीं होगी, वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू ही होगी। तो पीआरएल एक वन ऑफ द ऑप्शंस है जिसमें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी है। तो डेफ़िनेटली कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सॉलिड न्यूज़ मटेरियलाइज़ होती है, तो डेफ़िनेटली पीआरएल एक अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए। एज़ ऑफ नाउ कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि रिफाइनरीज़ में ही और बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं इन द शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से। हम्म, लेकिन ये है कि अगर कुछ मटेरियलाइज़ेशन होती है किसी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि राइट शेयर से इतनी अमाउंट तो नहीं रेज़ कर पाएँगे ये लोग कि उससे वो फंड हो सके उनकी एक्सपेंशन। उसके अलावा जहाँ तक राइट शेयर की प्राइसिंग की आपने बात की, तो प्राइसिंग का नॉर्मली यही होता है कि जो पार वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की जो कि ₹10 पर शेयर होती है, उससे कुछ प्रीमियम के ऊपर हमेशा राइट शेयर आता है। और राइट शेयर इसी तरह से आता है कि वो जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है, उससे स्लाइटली डिस्काउंट के ऊपर जाके जो राइट है उसकी वैल्यू सेटल होती है। यानी कि बेसिकली ₹10 की पार वैल्यू होती है और उसके ऊपर जो प्रीमियम होता है वो एक राइट का प्रीमियम होता है। तो उसमें यही है कि वो जो वैल्यू है, वो जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है, जैसे ₹24 आपने बताया, उसके आस-पास ही कहीं वैल्यू सेटल होती है और स्लाइट डिस्काउंट होता है, जो कि इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है कि वो राइट्स को सब्सक्राइब करे और फिर मार्केट में उन शेयर्स को बेच दे। हाँ, अगर अगर बहुत ही कम प्राइस के ऊपर कोई डील होगी, जैसे अगर आपने ₹15 या ₹16 की बात की या इस तरह की वैल्यूज़ उस टाइम होती हैं जबकि कोई प्राइवेटली प्लेस्ड राइट शेयर हो, यानी कि किसी प्राइवेटली इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड लाके राइट्स इश्यू किए जाएँ, यानी कि पब्लिक ऑफरिंग के बजाय एक टेंडर के थ्रू किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाए, तो उसमें ऐसी वैल्यूएशन या ऐसी प्राइसिंग सामने आ सकती हैं। तो ये है। सही जी। सही। अच्छा सर, रिफाइनरी के हवाले से ये अक्सर न्यूज़ आती है और अटक रिफाइनरी जो है ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन बंद है, हमसे ऑयल कंपनीज परचेजिंग नहीं करते, सेल कम होती है, तो अर्निंग कहाँ से आती है? इतने ऊपर क्यों ट्रेड होता है? 170 पे कोई लेने वाला नहीं था और अब जो है रेट 400 हो गया है, तो आगे इसका क्या फ्यूचर है? जी, अगर आप ये देखें तो इस तरह से तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हुँ, डबल हो गए हैं या उनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। ओवरऑल मार्केट ने ही बहुत परफ़ॉर्म किया है। तो ज़ाहिर है कि फिर इन स्टॉक्स ने भी परफ़ॉर्म किया और बेसिकली होता ये है कि जो रिफाइनरीज़ के स्टॉक्स हैं, ये अटक रिफाइनरी हो गया, नेशनल रिफाइनरी हो गया, ये मोर और लेस सिक्लिकल स्टॉक्स हैं। यानी कि सिक्लिकल स्टॉक से मेरा मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट परफ़ॉर्म करती है, तो ये भी उस स्टॉक मार्केट को के जितना ही परफ़ॉर्म करते हैं या उससे आउट परफ़ॉर्म करते हैं। मोस्टली आउट परफ़ॉर्म करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट अगर 20% चल परफ़ॉर्म करेगी, तो ये वाले स्टॉक्स 30-40% परफ़ॉर्म करेंगे। डिपेंडिंग ऑन कि अगर फंडामेंटल्स और फंडामेंटल परफ़ॉर्मेंस है। तो अटक रिफाइनरी की अगर हम फंडामेंटली देखें, तो फंडामेंटली सबसे आप कह सकती हैं कि एक बेहतर रिफाइनरी है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने पीआरएल की बात की थी, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आईटीआरएल का अच्छा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें ये अच्छा मोटर गैसोलीन या फ्यूल बनाता है, तो ये फिर यूटिलाइज़ेशन पे भी अच्छी ही ऑपरेट करता है, थ्रू आउट द ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली फिनोमेना ये हुआ है कि 1-2 साल से स्मगलिंग हो रही है और इन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो लोकल ओएमसीज़ हैं वो रिफाइनरी से परचेज़ नहीं कर रही, तो वो उसकी वजह से इनको एट टाइम्स बंद करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम एटीआरएल को देखें, तो एटीआरएल स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। वो इस तरह से कि एटीआरएल जो है वो डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती है। एयर एयर फोर्स को सप्लाई करती है, जेट फ्यूल हुँ, वगैरह। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है अटक रिफाइनरी और अटक पेट्रोलियम वगैरह का, जो उनकी एक ग्रुप कंपनी है। तो स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट रिफाइनरी है। प्लस उसके अलावा ये कि जो हमारा लोकल क्रूड ऑयल निकलता है नॉर्थ से, पंजाब, केपी के वगैरह वाली साइड से, तो वो नॉर्थ से जो क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, उसको भी यूटिलाइज़ करती है अटक रिफाइनरी। तो ज़ाहिर है कि जो
लोकली जो क्रूड ऑयल निकल रहा है वो उसको भी तो कहीं ना कहीं जाना है ना रिफाइन होने के लिए। तो अटक रिफाइनरी स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट रिफाइनरी है, और जाहिर है कि इसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी गवर्नमेंट के एंड से। और गवर्नमेंट ने अभी भी आई थिंक ऑर्डर दिया था, एक रिक्वेस्ट दी थी कि अटक रिफाइनरी से प्रोडक्ट्स को उठाया जाए। तो उसी वजह से अब दोबारा ऑपरेशन में आ गई है अटक रिफाइनरी। सही। अच्छा सर, जी। एनआरएल पहले हमेशा ऊपर रहता था अटक रिफाइनरी से। अब अटक रिफाइनरी से काफी नीचे है और एनआरएल में काफी मूवमेंट भी देखी है। तो एनआरएल की जो अगर हम कहें कि अर्निंग किस बेस पे है, एनआरएल को क्या एडवांटेज है एपीआरएल के मुकाबले में, क्योंकि एनआरएल बार बार लॉस शो करता है तो और इन्वेस्टर जाहिर है वो परेशान हो जाते हैं। तो इस पे काम करने का सही तरीका क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में किस तरह से थोड़ा सा जो है एनआरएल का जो है बिजनेस मॉडल जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्या है इसका बिजनेस मॉडल? अच्छा, एनआरएल की अगर हम बात करें तो एनआरएल जो है वो रिलेटिवली सबसे डिफरेंट रिफाइनरी है रिफाइनरी सेक्टर में। वो डिफरेंट इस तरह से है कि एनआरएल का जो नॉन कोर कोर नॉन फ्यूल या नॉन एनर्जी बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट्स की रेशियो काफ़ी हाई है एनआरएल की। यानी कि एनआरएल जो है वो लुब्रिकेंट का जो बेस ऑयल होता है, लुब्रिकेंट्स वगैरह, उसके अलावा अगर एसफाल्ट बिटुमेन वगैरह की बात करें जो कि रोड्स पे ब्लैक कलर का अगर आपने मटेरियल देखा हो जो यूज़ होता है, तो ये इस टाइप के जो नॉन एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो 20 टू 25 टू 30% एनआरएल प्रोड्यूस करता है। तो उसी वजह से इशू ये होता है कि एनआरएल का जो मेजॉरिटी जो प्रॉफिट भी डिराइव होता है वो इसी नॉन कोर नॉन एनर्जी प्रोडक्ट से डिराइव होता है। यानी कि जो जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो डीजल है, वो पेट्रोल है जो गाड़ियों में डलता है, उसके अलावा जेट फ्यूल वगैरह है, ये कोर एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एनआरएल का जो प्रॉफिट है वो नॉन एनर्जी प्रोडक्ट से आता है। तो आजकल ये है कि सिंस इकोनॉमी में एक्टिविटी कम हुई हुई है, जीडीपी कम है, स्लो डाउन है जनरली, तो उसकी वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हुई हुई है। तो इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड होने की वजह से, कम होने की वजह से एनआरएल जो है एक बहुत ही लो यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा है। 40 to 50%, 55% की यूटिलाइजेशन पे उसका प्लांट ऑपरेट कर रहा है। तो उसकी वजह से जाहिर है कि जो उसका प्रॉफिट, यानी कि मैं आपको इसकी एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ कि एक कोई इंसान है, वो एक इंसान है जो वो ठेले पे बर्गर बेचता है। उसका एक बर्गर है जो कि उसका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि महंगा वो बेचता है, 200 रुपये का, 250 रुपये का। वहीं पे उसका एक प्रोडक्ट है जो 50 रुपये का बेचता है। तो उसका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है 200-250 रुपये वाला, वो आजकल कोई लेने वाला नहीं है, वो बिक नहीं पा रहा। तो यही रीज़न है कि एनआरएल की परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही और वो लॉसेस लॉसेस दिखा रहा है। जैसे इकोनॉमी में रिकवरी आएगी तो एनआरएल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सही। अच्छा सर, सिनर्जी का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या कि इन्होंने अभी रशिया से जो है ऑयल इंपोर्ट किया और जो है बेचा भी है। तो इनकी इनका जो अर्निंग है वो मतलब जो इनकी अर्निंग काफी इम्प्रूव हुई। तो और इन्होंने जो है काफ़ी राइट शेयर्स भी इशू किए हुए हैं और बहुत लोग इसमें सर सालों से स्टक हुए हुए हैं। 9-10 रुपए में लोगों ने इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की थी और अब जो है काफ़ी लोग जो है इसमें स्टक हुए हुए हैं और काफ़ी लोग तो स्टॉक मार्केट छोड़ के भी चले गए। तो काफ़ी एक नेगेटिव जो है जो सिनर्जी के हवाले से एक काफ़ी नेगेटिव एक इमेज बना हुआ है। तो इसमें आगे कोई होप नज़र आता है आपको? जी, सिनर्जी में एक्चुअली इशू ये हुआ था, जैसे कि आपने एक रशियन ऑयल की भी बात की, तो रशियन ऑयल का बेसिकली मैंने इस पे एक वर्किंग भी की थी। तो रशियन ऑयल का असल में इशू ये आता है कि पीआरएल ने भी रशिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उस पे टेस्टिंग की थी। असल में रशियन ऑयल के ऊपर इशू ये आता है कि रशियन ऑयल जो है वो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी मैंने फर्नेस ऑयल की बात की थी, तो पाकिस्तानी जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटी एज सच नहीं रखती। उस और यानी कि क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी जो रिफाइनरीज हैं वो हाइड्रो स्किमिंग टेक्नोलॉजी की रिफाइनरीज हैं, वो डीप क्रैकिंग या डीप कन्वर्जन की रिफाइनरीज नहीं है। तो जो रशियन क्रूड ऑयल होता है वो बेसिकली हार्ड क्रूड ऑयल होता है। कंपेयर अगर अगर हम गल्फ या जीसीसी रीजन के क्रूड ऑयल से कंपेयर करें जो कि अरब लाइट या ब्रेंट वगैरह होता है, तो उनके मुकाबले में ज़रा हार्ड क्रूड ऑयल होता है।
और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है न्यू टेक्नोलॉजी की रिफाइनरीज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो पाकिस्तानी रिफाइनरीज जब रशियन क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करती हैं तो एक हायर रेशियो ऑफ फर्नेस ऑयल निकलता है। तो उसकी वजह से बेसिकली होता ये है कि रशियन ऑयल आप सस्ता तो ले लें, लेकिन रशियन ऑयल सस्ता लेने के बाद अगर आप यूजफुल प्रोडक्ट्स ही नहीं डिराइव कर पाएंगे तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो एज सच पाकिस्तानी रिफाइनरीज के लिए बेनिफिट नहीं है रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराना। अब अगर हम इसी को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो अच्छा खासा बेनिफिट उठाता रहा है रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का, और अभी भी उठा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो इंडिया की रिफाइनरीज हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। इंडिया एज अ कंट्री भी हमसे बहुत आगे निकल गया है और उनकी रिफाइनरीज भी बहुत आगे निकल गई हैं। तो आई थिंक हम लोग तो अलग होकर नुकसान में ही चल रहे हैं, हर फील्ड में ही बिल्कुल तकरीबन। बिल्कुल सही है। और इसे अब यहाँ पर मैं जो है अब आईटी सेक्टर के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहूंगी कि आईटी सेक्टर में एबीएन को थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें, क्योंकि एबीएन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट टाइम इतना जो है रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ सकेगा। तो फिर ये डिविडेंड और जो है बोनसेस देने की क्या जरूरत थी? अब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा देखते हैं आप? अच्छा, आगे जहाँ तक हम एवेंसियन की बात करें तो उन्होंने डिविडेंड भी दिया और बोनस भी दिया। तो ये कि पे आउट रेशियो तो उसकी एज सच हाई नहीं थी, एक नॉर्मल सी पे आउट रेशियो थी। इवन तो उसने अर्निंग दिखाई लेकिन डिविडेंड कोई हाई पे आउट तो नहीं किया, जिस तरह से अगर कोई ये ई फर्ट या ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत हाई पे आउट रेशियो से, यानी कि अपनी सारी की सारी अर्निंग भी कुछ स्टॉक्स हैं जो दे देते हैं, लेकिन ये कि इसने तो एक नॉर्मल पे आउट रेशियो में ही डिविडेंड दिया। तो डेफिनेटली जो है देयर इज़ अ मतलब बहुत हाई चांसेस हैं या हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरह की अर्निंग एवेंसियन की आई है ये सस्टेनेबल नहीं है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं एवेंसियन का बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करूं तो ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है, और ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें प्रोजेक्ट वगैरह एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर जाती है कंपनी। तो जब किसी कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा हो जिसके रेवेन्यूज़ वगैरह रिकग्नाइज हो रहे हो या रेवेन्यूज़ वगैरह एक हाई प्रोर्शन में किसी क्वार्टर में रिकग्नाइज हो रहे हो तो तब तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ माइलस्टोन, क्योंकि बेसिकली एवेंसियन का ये है कि इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़रा लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। 3 to 5 ईयर्स के अराउंड इसकी एक एवरेज प्रोजेक्ट स्पैन है। तो ज़ाहिर है कि एक जो प्रोजेक्ट है और बेसिकली होता ही है कि एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में रेवेन्यू रिकग्निशन या रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के, यानी कि जो रेवेन्यू रियलाइज होता है कंपनी का एक, या सेल्स जो सेल्स कंपनी की रियलाइज होती हैं उसकी बेसिकली माइलस्टोन्स होते हैं। तो वो जो माइलस्टोन्स जैसे जैसे अचीव होते जाते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू एवेंसियन जैसी कंपनी रिकग्नाइज करती जाती है, यानी कि वो बुक करती जाती है, रिकॉर्ड करती जाती है। अगर मैं इजी वर्ड्स में आपकी ऑडियंस को एक्सप्लेन करूँ तो होता ही है कि किसी एक क्वार्टर में ज़्यादा माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं और ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू बुक हो जाता है या सेल्स बुक हो जाता है, तो फिर अर्निंग ज़्यादा आ जाती है। तो बेसिकली ये कि इसका यही होता है कि आपको किसी क्वार्टर में ₹2 की अर्निंग आ रही होगी या ₹3 की, नेक्स्ट क्वार्टर में ₹5 की, ₹8 की अर्निंग आ जाएगी। यानी कि बेसिकली आप किसी एक क्वार्टर को देख के ये नहीं बोल सकते कि यार अगर अभी ₹8 की अर्निंग आई है तो अगले क्वार्टर में 8.5 की अर्निंग आएगी। ऐसा नहीं होता। एक क्वार्टर में ₹8 की अर्निंग आई है तो अगले में ₹3 की अर्निंग भी आ सकती है। एवेंसियन का बिजनेस मॉडल ऐसा है। सही। अच्छा सर, जी। ऑक्टोपस में मुसलसल जो है आप देख रहे होंगे कि अपर लॉक लग रहा है 40-42 से अब जो है 75 तक गया। और ऑक्टोपस और एबीएन का क्या कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशन है? क्योंकि ऑक्टोपस चल रहा है तो एबीएन भी साथ उसके चलता है। थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं हमें। जी, नॉर्मली हमारी स्टॉक मार्केट में शायद फिनोमेना यही होता है। बेसिक डेफ़िनेटली एवेंसियन और ऑक्टोपस का आपस में रिलेशन है, क्योंकि जो ऑक्टोपस है वो बेसिकली एवेंसियन की सब्सिडरी है। एवेंसियन का अराउंड 80% शेयर होल्डिंग है ऑक्टोपस के अंदर। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो एवेंसियन जो प्रोजेक्ट्स ग्रैब करता है उस प्रोजेक्ट्स का जो आफ्टर मार्केट सपोर्ट का जो बिजनेस है या सेगमेंट है, जो सर्विस है, वो वो वाला सेगमेंट वो ऑक्टोपस को ट्रांसफर कर देता है। तो सही। डेफिनेटली दोनों का आपस में लिंक है, और एक एक स्टॉक परफॉर्म करता है तो लोगों की शायद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार
दूसरा भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरह से कि ऑक्टोपस की जो अर्निंग और जो रेवेन्यू है वो एवेंसियन के जो अगर एवेंसियन के बेसिकली दो तरह के अकाउंट्स आते हैं। एक अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स आते हैं और एक अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स आते हैं और एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आते हैं। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर ऑक्टोपस का रेवेन्यू और उसकी अर्निंग भी इंक्लूडेड होती है। तो अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट एवेंसियन का अच्छा आया है तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली ऑक्टोपस ने भी अच्छा रिजल्ट दिया होगा, या वाइस वर्सा। अगर ऑक्टोपस का रिजल्ट आ गया है और आप देख रहे हैं कि उसमें ग्रोथ आई है, तो वो जो ग्रोथ होगी या वो जो बेहतर अर्निंग आई होगी वो एवेंसियन में भी रिफ्लेक्टेड होगी जब एवेंसियन का रिजल्ट आएगा। तो सही ये बेसिकली है। जी सही। जी। अच्छा सर, टीआरजी का रिजल्ट काफी अच्छा आया था आईबीएस इंटरनेशनल में। तो क्या टीआरजी में कुछ नजर आता है या ये खतरनाक टेबल शेयर है? बेसिकली जो आईबेक्स का जो रिजल्ट आता है उसका टीआरजी की परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होता। लोगों की हम्म, शायद ये इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक होती है ओके। कि सिंस अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अवेंसियन की सब्सिडरी है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस की अगर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो वो रिफ्लेक्टेड होगी अवेंसियन के अंदर, लेकिन आईबेक्स और टीआरजी का ऐसा कोई लिंक नहीं है। आईबेक्स की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो वो टीआरजी के अंदर अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, टीआरजी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बेसिकली टीआरजी पाकिस्तान की सब्सिडरी नहीं है आईबेक्स, उसकी एसोसिएट कंपनी है और वो भी इनडायरेक्टली। बेसिकली टीआरजी पाकिस्तान की एक और सब्सिडरी है टीआरजी इंटरनेशनल। फिर मतलब बेसिकली बीच में एक लेयर है। टीआरजी पाकिस्तान है, टीआरजी पाकिस्तान ओन करता है टीआरजी इंटरनेशनल को, फिर टीआरजी इंटरनेशनल आगे ओन करता है आईबेक्स को। तो सही बीच दरमियान में एक लेयर है। तो सही। बेसिकली टीआरजी पाकिस्तान में बेहतर परफॉर्मेंस उस टाइम आएगी जब टीआरजी इंटरनेशनल की जो वैल्यूएशन है, यानी कि उसकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं आईबेक्स और अफिनिटी वगैरह, अगर उनकी वैल्यूएशन के अंदर यानी कि जो मार्केट उनको वैल्यू दे रही है, जो कि मार्केट कैप वगैरह है, जो कि स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप होता है, जब उसमें इंप्रूवमेंट आती है तो तब टीआरजी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। मतलब सही। बिजनेस परफॉर्मेंस से इसका एज सच लिंक नहीं है। अच्छा सर, टेलीकार्ट का जो अब आईटी सेक्टर में जो आया है, तो क्या ये ग्रुप आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल होगा? क्योंकि काफी ओवरसीज इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। और जो है मतलब क्या इसका आगे आपको क्या नजर आता है कि सालों से मतलब काफी लोग इसमें स्टक भी हैं। तो आगे क्या इसकी कोई होप है? क्या इसका आगे रहेगा मामला? और टेलीकार्ड ये है कि टेलीकार्ड बेसिकली एक बहुत ही पुराने लेगेसी बिजनेस में ऑपरेट करता था, यानी कि बेसिकली वो जो हम्म, पता नहीं शायद आपने यूज़ किए होंगे या नहीं किए होंगे, वो एक जो कॉइन से हम लोग कॉइन से मिटा के वो स्क्रैच करके कार्ड्स वगैरह यूज़ करते थे। जी तो जी बेसिकली जी। टेलीकार्ड मेनली उस बिजनेस के अंदर था। सही है। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता टेलीकार्ड बेसिकली पुराने जो लैंडलाइन और इंटरनेशनल कॉलिंग और कॉलिंग कार्ड वगैरह इन बिजनेसेस के अंडर वो था, और अभी भी है। अभी भी बेसिकली जो उसका कोर बिजनेस है वो वही है। जिस सही तरह से पीटीसीएल का भी कोर बिजनेस अभी भी वही है, लैंडलाइन और इंटरनेशनल रोमिंग और कॉलिंग वगैरह। खैर पीटीसीएल ने तो अब और डिफरेंट बिजनेसेस में भी जो है पार्टिसिपेट कर लिया है, डिफरेंट एंटिटीज़ वगैरह भी एक्वायर कर ली हैं, यू फोन और वो सब। लेकिन टेलीकार्ड अभी तक भी आप समझ लें कि वो पुराने ज़माने में ही स्टक है। वो है। हमारे क्या बोलते हैं उसे, वो खाला और दादा और उन ज़माने में ही टेलीकार्ड जो है वो बैठा हुआ है अभी तक। तो बेसिकली टेलीकार्ड ने एक सब्सिडरी बनाई थी सुपरनेट के नाम से, जिसके हम्म, थ्रू वो आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने का उसका प्लान था। सही। तो बेसिकली होता ये है कि लोकली जो आईटी सर्विसेज हैं अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके ऊपर मार्जिन्स वगैरह इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकली वो एक मेंटेलिटी नहीं है कि आईटी सर्विसेज और आईटी वगैरह पे खर्चा करना है या हम्म, उस पे पैसे देने हैं या पैसा खर्च करना है। तो उस सुपरनेट जो उसकी सब्सिडरी है सुपरनेट, तो उसके थ्रू वो अ, जो है क्या बोलते हैं उसे, साइबर सिक्योरिटी और डिफरेंट आईटी सर्विसेज, सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल करना, हार्डवेयर
राइट। और उन बिजनेसेस के अंडर भी ऑपरेट करना उसने स्टार्ट किया है। लेकिन जाहिर है कि जो बिजनेस है जिसका लोकल फोकस है, यानी कि जो लोकली सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, तो उसमें एज सच वो मार्जिन्स डिलीवर नहीं हो पाते और ना वो ग्रोथ आती है रेवेन्यू में, जो कि बाकी आईटी कंपनीज में हमें नजर आती है। क्योंकि अगर हम बाकी आईटी कंपनीज की बात करें कि अवेंसियोन का अगर आप देखें तो 80% बिजनेस है वो, 75 टू 80% बिजनेस वो बाहर की मुल्कों से आता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। इसी तरह से सिस्टम्स का भी 85% बिजनेस बाहर से आता है, मिडिल ईस्ट और उन सब, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, उन कंट्रीज से। तो अगर इसी में हम कंपेयर करें टेलीकार्ड और सुपरनेट को, तो वो सारा लोकली ओरिएंटेड है। तो जाहिर है लोकली ओरिएंटेड बिजनेस को उस तरह से मार्केट वैल्यू भी नहीं करती, जो कि नज़र भी आता है। और प्लस वो उतनी एडवांस्ड वगैरह सर्विसेज भी नहीं ऑफर कर रहे हैं जो बाकी आईटी कंपनीज कर रही हैं। सही। अच्छा सर, अब नेटसोल के हवाले से जो है थोड़ा-सा बताएँ कि अक्सर लोग इसमें फँसे हुए हैं, पुराने जो है जिन्होंने 250 या 300 पे या जो है मतलब फिर ये जो है आपने देखा कि ये 70-80 रुपए पे हो गया और इसमें हमने ये भी देखा कि एक जो है अच्छी मूवमेंट भी देखी हमने दोबारा, तो इस मतलब और ये एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है। सुना है इसके पास रिज़र्व भी जो है ज़्यादा है। तो इसके रिज़र्व्स के हवाले से जो है क्या डिविडेंड भी अनाउंस हो सकता है? कैसी कंपनी है नेटसोल, मतलब कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन इसकी मूवमेंट में कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है। तो थोड़ा-सा इस हवाले से आप बताएँ कि कैसी है ये कंपनी? नेटसॉल के अगर हम बारे में देखें तो नेटसॉल है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी, और हुँ, ऑलमोस्ट 100% ही इसका, 95 टू 100% ही इसका जो बिजनेस है वो बाहर का हुँ, ही बेस्ड है। ओके। लेकिन नेटसॉल के बारे में, नेटसॉल का जो सबसे मेन इशू ये है कि नेटसॉल जो है वो बेसिकली ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि बेसिकली उसने एक सर्टेन जो है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह वो बनाए हुए हैं, और उन्हीं के ऊपर ही वही, उन्हीं को ही चला रहा है और उन्हीं पे उसका फोकस है। हुँ, नेटसॉल ने बेसिकली पिछले कुछ टाइम में जो एक कह सकते हैं कि एक इनोवेशन कहने को की है अपने टर्म्स में, वो ये की है कि बेसिकली वो एक इंस्टॉलेशन बेस्ड बिजनेस से शिफ्ट होके एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस की तरफ चला गया है। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आपको भी आइडिया हो कि आई एम श्योर कि आप या आपकी जो ऑडियंस वगैरह है वो नेटफ्लिक्स जैसे सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते ही होंगे, हुँ, या अमेज़न प्राइम या इस टाइप के सॉफ्टवेयर तो यूज़ करते ही होंगे। तो हाँ, बेसिकली जो जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स के लिए हम सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि मंथली पेमेंट जाती है नेटफ्लिक्स की आपके अकाउंट से, और आपने उसको 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब किया होता है। इसी तरह से नेटफ्लिक्स के लिए आप एक साथ ही 12 महीने की पेमेंट करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेटसॉल ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिज़नेस की तरफ गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो नेटसॉल एज़ सच कोई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। जैसे कि अगर हम सिस्टम्स या एवेंसियन वगैरह की बात करें कि वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लॉन्च करते रहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते रहते हैं, डिफरेंट जियोग्राफीज के अंदर जाते हैं कि डिफरेंट मुल्कों में अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, डिफरेंट सर्विसेज लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नेटसॉल जो है वो एक अपनी जो है एक क्या बोलते हैं उसे, अपना एक दाल चावल लेके शायद खुश है, वो उसी में ही उसी को एंजॉय करता है। और तो इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, वो एट टाइम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी होती है। तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। फंडामेंटली तो बहुत ज़्यादा ही कोई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। हाँ, और डेफ़िनिटली नेटसॉल भी अगर बहुत सस्ती हो जाए तो इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, सही, लेकिन यही है कि थोड़ा कॉशियस रह के नेटसॉल में काम किया इन्वेस्टमेंट जाए। करना चाहिए हमें। जी, सही। जी। अच्छा सर, अब मार्केट अब जो है यहाँ पर ज़रा मुझे ये बताएँ कि मार्केट इस वक़्त अपने हाई पे चल रही है। कौन से सेक्टर्स स्टिल आपको लगता है कि उनमें जगह है और एक अच्छी मूव मिल सकती देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो ओवरऑल तो मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई है। लेकिन अगर है? आप कंपेयर करें कि मार्केट लास्ट इतने हाई पॉइंट पे गई थी 2018 में। 2018 में मार्केट 53-54,000 का लेवल टच किया था मार्केट ने, हाईएस्ट। अब जो है वो मार्केट 75,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है।
लेकिन अगर आप 2018 को अभी से कंपेयर करें तो 2018 में जो यूएस डॉलर था वो 105 रुपए का था। अब जो है 100 अब जो है जो यूएस डॉलर है वो 280 या इवन 320 330 भी टच करके आया हुआ है। अब तो खैर 280 के करीब है, 278 और सर्टेन पैसास वैल्यू है। आज का रेट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अराउंड इतना ही है। हम्म, तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें कि करेंसी 105 से 278 पे पहुंच गई है, तो फिर आपको नज़र आएगा कि हाईएस्ट लेवल जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट का। और स्टॉक मार्केट के पास अभी भी रूम है। यानी कि अगर आप डॉलर टर्म्स में स्टॉक मार्केट को देखें तो डॉलर टर्म्स में स्टॉक मार्केट अभी भी चीप है। और अगर हम डॉलर टर्म्स में ही कंपनीज के प्रॉफिट्स वगैरह की बात करें तो कंपनीज के प्रॉफिट्स वगैरह डॉलर टर्म्स में काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं और काफ़ी हद तक कंपनीज सारी की सारी प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं तो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं अभी भी। तो अभी भी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी, सारे सेक्टर्स ही परफॉर्म करेंगे। इसमें ही जाहिर है ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। जो सारी जो चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म करेंगी वो यही हैं कि वो जो वैल्यूएशंस में ज़रा ज़्यादा सस्ती हैं। तो सही। जैसे कि पीएसओ वगैरह जैसे जो स्टॉक्स हैं, ओजीडीसीएल, पीपीएल, ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ये अभी भी बहुत सस्ते हैं। बैंक्स में सर्टेन स्टॉक्स हैं, एचबीएल हो गया, एचएमबी हो गया, हबीब मेट्रो, बेंगल फला, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी चीप हैं। तो वही है कि सारे सेक्टर्स ही परफॉर्म करेंगे, और लेकिन आपने उन सेक्टर्स में पिक करना है कि कौन से स्टॉक्स अभी तक चले नहीं हैं या उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, तो उन स्टॉक्स को एक्वायर करें, और दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। सही। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब आपका, आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी आपने इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, और बड़ा डीपली जो है हमारी डिस्कशन रही आपसे। इंशाल्लाह जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करूँगी और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।